ट्रांसप्लांट का, कि कौन सी स्थिति में ट्रांसप्लांट इज अ कंपल्सरी टास्क। यदि मैं सेकंड बात करता हूं, दूसरी चॉइस ऑप्शन क्या हो सकता है, क्योंकि मैं हमेशा नर्सिंग के एग्जाम्स में दो चॉइस लेके चलता हूं, फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि मुझे पता है कि नर्सिंग में जो एग्जाम्स बनाते हैं जो भी लोग, उनका कोई फॉर्मूला नहीं है। पहली बात तो उनको ही नहीं पता कि उनको लेना क्या है, कौन से नर्सिंग ऑफिसर में क्या स्किल चाहते हैं, वो उनको ही नहीं पता। अगर नॉर्सेट हमें, मेरे बच्चों आज का विद्यार्थी क्यों परेशान है, उसके पीछे बहुत सारे कारण है। आज से 3 साल पहले जैसे कोई विद्यार्थी की ओवर एज होने वाली है, सपोज करो 2 महीने बाद वो ओवर एज हो जाएगा, तो पहले लोगों को क्या बहुत सारे ऑप्शन होते थे एग्जाम्स के, क्योंकि हर एम्स का सेपरेट वैकेंसी आता था। तो वो जो 2 महीने बाद ओवर एज होगा और 2 महीने के भीतर भीतर अगर कोई वैकेंसी होती थी तो उसके अंदर पढ़ने की एक होप बन जाती थी और नौकरी लगने की संभावना बढ़ जाती थी। लेकिन अब अगर के 8 महीने भी बच रहे हैं ना ओवर एज होने में, तो भी बेचारा वो आज से ही होपलेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ही एग्जाम होगा, 10 महीने बाद है, 10 महीने बाद उसके लिए वो एग्जाम किसी काम का नहीं है। उसे कहते हैं बेटा नॉर्सेट। तो नॉर्सेट एक बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है स्टूडेंट्स के लिए। दूसरा फिर इसके अंदर 80-20 जो बहुत बड़ी बीमारी है, कि ऐसा करके और मेल जो कैंडिडेट्स हैं उनको मानसिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा है और कोई सेंसलेस टास्क है, कोई इसका विशेष बेनिफिट किसी को भी नहीं है। राइट मेरे बच्चों, पहले ऐसा होता था कि हर 1-2 महीने के अंदर वैकेंसी मिलती थी बच्चों को, तो वो क्या करते थे, एग्जाम दे के आते थे और उनको लग जाता था कि अपना सिलेक्शन इसमें होगा कि नहीं होगा। और अगर उनको थोड़ा भी 19-20 लगता था तो वो कंटिन्यूसली अपनी पढ़ाई में होश के साथ में, पूरे जोश के साथ में वापस लग जाते थे। अब बच्चों को पता है कि 12 महीने के अंदर एक एग्जाम होगा, चांस, तो वो लोग क्या कर रहे हैं मेरे बच्चों कि 6 महीने तो बहुत लूज रहते हैं, लास्ट के 2 महीने के अंदर उसको पता है कि अब 2 महीने पढ़ेंगे, तो जैसे कैसे जो भी हाथ लगता है उतना लग जाता है, होता है तो होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है। वरना वो क्या सर्च कर रहा है, फिर CHO सर्च कर रहा है, यानी उसमें सेटिस्फाइड है। तीसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नर्सिंग ऑफिसर नहीं बनने के पीछे CHO के अंदर 80-20 की वजह से परेशान होकर के, और ज्यादातर स्टूडेंट्स ने ये डिसीजन ले लिया है कि यार यहाँ ठीक है, अपन तो जैसे कैसे जो भी सेटलमेंट हो रहा है वो हो जाएगा। क्योंकि हर किसी के अंदर इतना सैक्रिफाइस करने की हिम्मत नहीं होती है बच्चों की, वो पेशेंस रखे और वो कंटिन्यू अपनी तैयारी को फोकस करता रहे और एम बना ले कि नहीं मुझे तो ऑफिसर ही बनना है, नर्सिंग ऑफिसर ही बनना है। तो बहुत कम लोगों में होता है धैर्य, पेशेंस। ज्यादातर अगर कहीं पर भी सिलेक्शन हो गया है तो वो वहां ज्वाइन करके और अपनी लाइफ स्टाइल को शुरू कर देते हैं, और एक बार वहां ज्वाइन कर लेते हैं फिर पढ़ाई करना मुश्किल हो जाता है। राइट तो मेरे बच्चों, पहले क्या होता था, हर एम का इंडिपेंडेंट वैकेंसी होता था, तो बच्चे को एक साल में कम से कम 8 से 10 चांस मिलते थे। एक स्टूडेंट को सक्सेस होने के लिए 10 मौके उसको 12 महीने के अंदर कम से कम मिला करते थे। अब उसको सक्सेस होने के लिए एक ही मौका मिलता है और उसमें ही उसको फाइनली मतलब डिसीजन लेना होता है कि इसमें हो गए तो ठीक, नहीं तो 12 महीने का स्टे। अब 12 महीने तक का स्टे लगते ही और वो बच्चा बैठा बैठा क्या करेगा, होपलेस होगा, टेंशन लेगा, डिप्रेशन में होगा। पहले क्या होता था कि हर 2 महीने 3 महीने में उसको एग्जाम आता था, तो जैसे ही एग्जाम देके आया फिर पढ़ने लग जाता था, फिर एग्जाम आया फिर पढ़ने लग जाता था। तो पहले ज्यादा नॉलेजेबल नर्सिंग ऑफिसर हुआ करते थे, जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते थे तो वो बहुत पढ़ के जाते थे, क्योंकि बार बार पढ़ते थे उन सारे सिलेबस को। अब सपोज करो अभी आपने दिल्ली दिया है, थोड़े दिन बाद भोपाल आ रहा है, फिर 0 से स्टार्ट, फिर पता चला थोड़े दिन बाद ऋषिकेश आ रहा है, फिर 0 से स्टार्ट, फिर ESIC आ रहा है, फिर 0 से स्टार्ट, फिर RRB आ रहा है, फिर 0 से स्टार्ट। बार बार बच्चा उन नोट्स को याद करता था, सीखता था, समझता था। मेरे बच्चों, दूसरी प्रॉब्लम क्या हो गई है कि नॉर्सेट हुआ लेकिन उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। कम से कम ये नॉर्सेट उन बच्चों को ये तो क्लियर करे कि भाई तू इमेज बेस देगा, कि तू वीडियो बेस देगा, कि तू MCQ देगा, कि तू MRQ देगा, कि तू उनको मतलब फिल इन द ब्लैंक्स देगा,
या मैचअप्स देगा। तो ये तो बताओ उनको कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रखेगा। तो कभी इमेज बेस्ड ठोक देता है तो भरमार इमेज बेस्ड ठोक देता है। अब बच्चा इमेज बेस्ड की तरफ भगता है, पता चलता अगले में तू वीडियो बेस्ड ठोक देता है। तो स्टूडेंट से चाहता क्या है, वो बेचारा एक भी तरीके से नहीं पढ़ पा रहा, उसको मतलब ना इधर की नॉलेज हो रही है ना उधर की हो रही है, वो खुद कंफ्यूज है। उसको बच्चे को यही समझ में नहीं आ पा रहा है कि मैं किस चीज पे ज्यादा अटेंशन करता हूं, करना पड़ेगा मुझे, और सेट में जाना है तो मुझे किस चीज को ज्यादा फोकस करना है। क्लियर है? तो कम से कम ये तो बात बतानी चाहिए बच्चों को कि हम ऐसा पैटर्न का पेपर देंगे, तो फिर स्टूडेंट उस चीज को बहुत गहराई से, तो कभी क्लिनिकल दे देता है, कभी थ्योरेटिकल ऐसे क्वेश्चन दे देता है जो यूजलेस है। तो भाई ये चीजें अगर बच्चे को स्पेसिफाई कर दे तो स्टूडेंट उन चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करेगा, और जो नर्सिंग ऑफिसर जाएंगे वो पूरे बढ़िया नॉलेजेबल, अच्छे से पावरफुल नॉलेजेबल नर्सिंग ऑफिसर जाएंगे। लेकिन अगर बच्चे को आप कह दो कि भैया आपके पास 100 चीजें हैं, अब 100 चीजों में से बच्चा पूछ रहा है आपसे कि मुझे तो मीठी चीज खानी है और मुझे नर्सिंग ऑफिसर बनना है, अब आप उसको कह दो कि 100 चीजें रखिए, कुछ भी खा लेना, मैं तो कुछ भी दे दूंगा तेरे को, तो वो बच्चा कंफ्यूज है। जैसे वो उसके अंदर उस एग्जाम वाली डाइवर्सिटी में जाता है तो उसको समझ में ही नहीं आता है कि मैं किन चीजों को ज्यादा फोकस करूं। राइट? हम प्रयास करते हैं काफी हद तक कि उसको ये चीजों में उसको नहीं सोचने दें। आपको बताई भी नहीं कभी मैंने, पहली बार ही बता रहा हूं ये सब चीजें। हम कोशिश करते हैं कि आपको नहीं सोचना पड़े ये सब, हम आपके लिए वैसा कुछ डिजाइन कर लें, और प्रेडिक्शंस के बेसिस पर, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर ही हम लोग काम करते हैं। या हमें कोई ऐसा थोड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहां से एक नोटिस भेजती है, उसमें लिख के देती है कि आप ये पढ़ाइए साहब। हम खुद डिजाइन करते हैं और आपको पढ़ाते हैं। तो कम से कम ये होता है मेरे बच्चों की अगर एग्जाम्स का पैटर्न बता दे। दूसरा, बच्चे को बताया क्या जाता है और दिया क्या जाता है। राइट? एग्जाम्स में जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं 10 उसमें गलत निकल जाते हैं। ये कौन से पेपर बनाने का तरीका है भाई? तुम्हारे यहाँ पेपर बनाने वाले बैठे हैं कि झाड़ू लगाने वाले बैठे हैं? कौन बैठे हैं? मतलब मेरे बच्चों, नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम्स को इतना सीरियस क्यों नहीं लिया जा रहा है? सवाल मेरा ये है कि इस एग्जाम को क्यों हम आलस मारे करवा देते हैं, लास्ट एंड टाइम पे हम पेपर बनाते हैं और कहीं से भी उठा के कुछ भी जो भी मन पड़ता है सवाल जैसे कैसे मिलते हैं 200 क्वेश्चन का इकट्ठा करके और एक पेपर करवा देते हैं। अब तीर में तुक्का जिसका लगा वो लग गया, नहीं लगा जिसका नहीं लगा। तो मुझे इन्हीं बातों का बड़ा दुख होता है कि यार बच्चों के साथ में ये जो आज प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इससे कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हैं, उनके अंदर धीरे धीरे डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, एंजाइटी का कारण है। क्योंकि मेरे ये बहुत कटु है हिंदुस्तान के अंदर कि अगर लड़की नौकरी नहीं लगी उसको कोई भी टॉर्चर नहीं करेगा, कोई भी उसको इतना टॉर्चर नहीं करेगा। मैं किसी जेंडर को फोकस करके बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान की सोच की बात कर रहा हूं कि हमारे हिंदुस्तान में अगर लड़की एक बार नौकरी नहीं लगी तो कोई भी उसको बुरा इतना नहीं कहेगा कि तू क्यों नहीं लगी। लेकिन अगर लड़का नहीं लगाना मेरे बच्चों, तो दुनिया समाज वाले उसको खा जाएंगे जान से, उसको टॉर्चर कर करके ऐसा कर देंगे कि वो व्यक्ति जितना उसकी अभी फिजिकल है ना उससे आधी 25% बचेगी। वो सूख सूख करके ऐसा हो जाएगा, सोच सोच करके ऐसा हो जाएगा कि बेचारे को कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब कुछ भी करना पड़ेगा मजबूरी के अंदर, 10,000, 15,000, 5,000, 7,000। और जो मजबूरी होती है ना इंसान की, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, उनका दुरुपयोग करते हैं, उनका मिसयूज करते हैं। कहते हैं 5,000 देंगे हम तो आपको आना है तो आओ, नहीं तो मत आओ। मजबूरी मेरे बच्चों सब करवा देती है। तो उस बच्चे को 5,000 में भी फिर नौकरी ज्वाइन करनी पड़ती है, क्योंकि अगर नहीं करेगा, पैसा कितना मिल रहा है वो इस चीज को अभी नहीं सोच रहा है, लेकिन अगर नहीं करेगा, घर पे रहेगा, तो घर वाले भी और आसपास वाले भी उसको एक बुरी नजर से देखेंगे कि यार ये देखो पढ़ गया, लिख गया, नर्सिंग कर गया और ये घर में पड़ा रहता है, दिन भर सुइयां लगाता घूमता रहता है। ऐसे बातें उसके बारे में बनाई जाती है। तो बड़ी दुविधा है मेरे बच्चों, बड़ा दर्द है इस प्रोफेशन के अंदर। जो भी इसके साथ इस तरह से कर रहे हैं, मैं बार बार कहता हूं कि नर्सिस के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कि यूनिटी नहीं है, स्टैंडिंग नहीं हो पा रही है मैच। तो लोग अगर यूनिटी के साथ रहने लगे, दूसरा हमारे जो भी हैं वो स्टूडेंट का साथ कभी नहीं देते, उनको देना चाहिए, उनको लीडरशिप करनी चाहिए। और को अगर परेशानियां है
तो वो अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं कि हमें ये गवर्नमेंट ये भत्ता नहीं दे रही है, ये नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए। लेकिन वो कभी भी इस बात को नहीं कहते, एम्स यूनियन कभी नहीं कहता है कि स्टूडेंट्स को क्या परेशानियां हैं। अगर स्टूडेंट्स की परेशानियों के लिए मैं खड़ा हूं आपके साथ हमेशा, लेकिन मेरे बच्चों फिर स्टूडेंट भी मुझे कह देता है कि सर आप जाओ रोड पे हड़ताल करने और हम तो बैठे बैठे व्हाट्सएप खेलेंगे। तो मेरे बच्चों मुझे पढ़ाना भी है। अगर स्टूडेंट मुझसे कुछ मदद मांगेंगे, यानी कि स्टूडेंट्स लीड करेंगे और स्टूडेंट लीड करेंगे और हमें बोलना पड़ा, तो हम आके बोलेंगे बच्चों के लिए, हम कहेंगे कि हाँ ये सही है ये गलत है। लेकिन अगर आप ये कहें कि सर आप चले जाओ वहां पे दशहरी मैदान में जाके हड़ताल लगा लो और बाद में हम व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे उसको, तो मेरे बच्चों ये बहुत मुश्किल है। स्टूडेंट को अपने अधिकार के लिए खुद लड़ना पड़ेगा, खुद खड़ा होना पड़ेगा, और उसके बाद जितने भी लीडरशिप कर रहे हैं इस प्रोफेशन की, उनसे साथ देने की मांग करनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। जितनी लीडरशिप को आप गेन करोगे, आपके एम्स को एक ना एक दिन ये डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन कमजोर कौन है? स्टूडेंट है, जो कुछ भी नहीं कर रहा है, केवल बैठा है, दुख दर्द झेल रहा है, अत्याचार को झेल रहा है। मेरे बच्चों रास्ता मैं बता चुका हूं, आप इसके लिए कुछ कर सकते हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप स्टूडेंट्स के अंदर एक बहुत अच्छी यूनियन होना, बहुत अच्छी एकता होना, और उसके बाद फिर हम जैसे लोगों का साथ मांगो आप, हम देंगे, और फिर उसके बाद हम इस लड़ाई को एक साथ लड़ लेंगे, तो हम ये लड़ाई जीतेंगे। फिर इसके अंदर ये सारे मुद्दे हैं जो बहुत ही बुरे हैं कैरियर के लिए भी, और आने वाली हमारे फ्यूचर में जॉब स्कोप ये सब खत्म कर दिए इसने। एक स्टूडेंट जो पहले 10 बार एग्जाम दे करके और अपनी सेलेक्ट होने की टेंडेंसी को बढ़ा लेता था, लेकिन अब वो एक एग्जाम दे रहा है तो 12 महीने तक उसके बाद वो होपलेस हो जाता है कि अब कोई एग्जाम नहीं आ रहा है, और एग्जाम नहीं आ रहा है तो उसकी पढ़ने की जो पावर थी ना, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है। तो वो इतने मोटिवेशन के साथ नहीं पढ़ता है। पहले हर एक एग्जाम देने के बाद 2-3 महीने बाद फिर से उसको एग्जाम देना होता था, तो वो क्या करता था कि आते ही फिर किताबें 1-2 दिन का रेस्ट लेता था बस, और वापस किताबें डिजाइन सेट कर के फिर से वापस अपना अध्ययन शुरू कर देता था। क्लियर है मेरे बच्चों? चलिएगा